हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी गृह विज्ञान की जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फल व सब्जी उत्पादों के संरक्षण हेतु अधिनियम है। ऑप्शन है FPO, MPO, MFPO, BIS। तो इसमें कौन सा है जो फल व सब्जी उत्पादों के संरक्षण हेतु संबंधित है, या फिर अधिनियम इसे कह सकते हैं, या फिर चिन्ह। तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी FPO। FPO होता क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, जो कि जैम, जेली, स्क्वैश, आचार इन सभी पदार्थों पर लगाया जाने वाला एक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में इनमें से कौन सा जीवाणु भोजन को विषाक्त बनाता है? ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम, नाइजीरिया, वाइब्रोकोमा, टेट्राकोकास। तो जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जो जीवाणु होता है जो कि भोजन को विषाक्त बनाता है वो कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम होता है। कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उद्योग से, बेकरी उद्योग से, स्वर्ण उद्योग से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वेत क्रांति है यह जो है दुग्ध उद्योग से संबंधित है। कई आपकी ऐसी सारी क्रांति हैं, जैसे हरित क्रांति हो गई, गोल क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई। तो इन सभी को भी मैं आपको एक बार करा दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी हैं जो कि आपके फूड साइंस से संबंधित हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्वेश्चन, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, शाकाहारी खाद्य पदार्थों पर किस रंग का चिन्ह लगाया जाता है? जो भी आप फूड आइटम आप खरीदते हैं जो कि पैकेट में होते हैं, आपने देखा होगा उस पर चिन्ह लगे होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो जो शाकाहारी फूड आइटम हम लेते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह लगा होता है? हरे रंग का, भूरे रंग का, लाल रंग का, या नीले रंग का चिन्ह। तो उस पर हरे रंग का चिन्ह लगा रहता है। ऑप्शन ए सही होगा। आपने देखा होगा हरे रंग की एक डॉट लगा रहता है, मतलब बिंदी टाइप की होती है। और जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, उन नॉनवेज फूड आइटम होते हैं उन पर कैसी लगी रहती है? उन पर लाल रंग की, और भूरे रंग की जो आपके ऑयल वगैरह हो गए उन सब पर लगी रहते हैं चिन्ह। नेक्स्ट है, छपाई का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो हम छपाई प्रिंटिंग करते हैं उसका यहाँ पर सही क्रम बताना है कि किस तरीके से हम छपाई प्रिंटिंग करते हैं। तो ऑप्शन है सुखाना, रंगाई पदार्थ को जोड़ना, धोना, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, कपड़े की तैयारी, कपड़े की छपाई। तो यदि छपाई क्रम का सही क्रम हमें बताना है छपाई प्रिंटिंग का, तो देखिए इसमें क्या है, आपका पहले आ जाएगा, आप क्या करेंगे, आप कपड़े की तैयारी करेंगे जब भी आपको छपाई करनी है, ठीक है, प्रिंटिंग आपको करनी है छपाई वाली, तो आप क्या करेंगे, आप कपड़े की तैयारी करेंगे। तो पहला आ जाएगा आपका कपड़े की तैयारी करना। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करेंगे। जो भी आपको प्रिंटिंग पेस्ट चाहिए होगा प्रिंटिंग करने के लिए, छपाई के लिए, आप उसकी तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कपड़े की छपाई शुरू कर देंगे। उसके बाद उसको सुखा देंगे। जब आपकी छपाई की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद कपड़े को सुखा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रंगाई पदार्थ को जोड़ना होता है। उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस, ये होता है मतलब लास्ट वाला, धोना, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले आपने क्या किया, कपड़े की तैयारी की, उसके बाद प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी की, उसके बाद कपड़े पर छपाई की प्रक्रिया की। छपाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपने क्या किया, कपड़े को सुखा दिया और फिर रंगाई पदार्थ को जोड़ना शुरू किया। उसके बाद जो भी कपड़ा था आपने उसको धुल दिया। तो ये आपकी छपाई प्रक्रिया का सही क्रम है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए कपड़ों को सूची 2 में दिए गए उनके उत्पत्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि ईकत, शिबोरी, पोचमपल्ली, बांधनी, तो ये सब कहाँ की हैं, इनको आपको बताना है। तो देखिए यदि आप ईकत की बात करें तो ईकत कहाँ की है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है शिबोरी, शिबोरी कहाँ की है, तो ये जापान से संबंधित है। पोचमपल्ली ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और बांधनी कहाँ से संबंधित है, बांधनी राजस्थान से संबंधित है। तो इस तरीके का ये आपका सही होगा मिलान। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे अभी आपके ये रह गए हैं वस्त्र वगैरह, मैं आपको वो करा दूंगी। जो करंट में भी आपके चर्चा में रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में यदि किसी वस्त्र को GI
टैग मिला हो, किसी एम्ब्रॉयडरी को मिला हो या फिर किसी प्रिंटिंग को मिला हो, तो वैसे आपके क्वेश्चन वहाँ पर बनने की संभावना रहती है। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके बाद में इसको आपको डिटेल में अच्छे से करा दूंगी एक बार। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि बड़े बड़े फूल और पत्तियाँ जिस पर होती हैं वो कौन सी ढाका की साड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ढाका मलमल की बात हो रही है, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन है फुलवार, जतार, तोरेदार या पन्ना हजारे। तो देखिए, जिन पर बड़े बड़े फूलों वाले नमूने बने होते हैं उनको हम कहते हैं तोरेदार। ठीक है, तोरेदार उन्हें कहते हैं, इन पर क्या होता है, बड़े बड़े नमूने बने होते हैं। और यदि जतार की बात की जाए तो जतार हम किसे कहेंगे, तो जतार पर क्या होता है, फूलों का जाल इस पर बना होता है। वहीं पन्ना हजारे जो होता है ये फूलों का गुच्छा होता है, और जिस पर छोटे छोटे फूल बने होते हैं उसे हम फुलवार कहते हैं। ठीक है, फुलवार किसे कहते हैं, जिस पर छोटे छोटे फूल बने होते हैं। जतार आपका हो गया जिसमें फूलों का जाल बना होगा, और तोरेदार जिसमें बड़े बड़े नमूने होते हैं। वहीं पन्ना हजारे आपका क्या होता है, तो पन्ना हजारे में फूलों का गुच्छा बना होता है। तो ये है ढाका की जो मलमल की साड़ियाँ होती हैं उन पर जो नमूने बने होते हैं, उनके ये प्रकार भी हैं। तो यहाँ एक तरीके से आपको प्रकार भी उनके याद हो गए कि फुलवार, जतार, तोरेदार, पन्ना हजारे ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये ढाका की मलमल की साड़ियों के नमूने होते हैं। नेक्स्ट है, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है आय व्यय का अनुमान करना, व्यय अधिक करने की व्यवस्था करना, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बजट का उद्देश्य क्या होता है, जब भी हम बजट बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है आय व्यय का अनुमान हम उससे लगा सकते हैं कि हमें कितनी हमारे पास आय है और कितना हमें व्यय करना है, कहाँ कहाँ उसको व्यय करना है। मनोरंजन पर व्यय करना है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यय करना है, शिक्षा पर व्यय करना है, स्वास्थ्य पर व्यय करना है। तो बजट से हमें पता चल जाता है कि कितना कितना हमें व्यय करना है, कितनी हमारे पास आय है। तो इस तरीके से ये टॉपिक अभी मैंने आपको कराया नहीं है, इसको मैं अच्छे से आपको करा दूंगी। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए मानक चिन्हों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधों अनुप्रयोग के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मानक चिन्ह दिए हुए हैं, उनको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, इसमें है इको मार्क, हॉलमार्क, ISI मार्क, एग मार्क। तो यहाँ पर इनको बताना है। तो यदि आप इको मार्क की बात करें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इको मार्क ये आपका किससे संबंधित होगा, तो ये आपका होगा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हॉलमार्क। तो हॉलमार्क किससे संबंधित होता है, तो ये आभूषण से संबंधित होता है। फिर है आपका ISI, तो ये उत्पाद प्रमाणीकरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट है एग मार्क, जो कि आपका कृषि संबंधित विपणन से संबंधित होता है। तो ये यहाँ पर आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन आपका होगा ए का 4, ठीक है, बी का 5। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है लाल एवं नारंगी, हरा एवं पीला, नीला एवं पीला, बैंगनी एवं बसंती। तो प्रांग ने जो सर्वाधिक गर्म रंग बताए हैं वो कौन से होते हैं, तो लाल एवं नारंगी रंग को उन्होंने सर्वाधिक गर्म रंग बताया है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन 1 दीवार वाला रसोई घर, 2 दीवार वाला रसोई घर, 3 दीवार वाला रसोई घर या फिर चौकोर रसोई घर। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, आधुनिक रसोई का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इसमें चौकोर प्रकार रसोई घर नहीं है। आपने देखा होगा आजकल आपने एक दीवार वाले एक वॉल वाले अपने रसोई घर देखे होंगे, सिर्फ एक वॉल डली होती है। दूसरा आपने देखा होगा 2 वॉल वाले भी देखे होंगे, इसे आमने सामने होती हैं, ठीक है, जिसे हम गैलरी किचन भी बोलते हैं। एक होती है 3 दीवार वाली, ठीक है, ये आपके 3 दीवार इस टाइप की हो जाती हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, 2 दीवार का आपका एल शेप में भी आ जाता है, तो ये आपकी एल शेप में भी हो गई। ठीक है, ये एल शेप हो गई, या फिर ऐसे गैलरी टाइप के भी आपके हो गए। लेकिन चौकोर जो किचन होती हैं वो आज के टाइम में कम देखी जाती हैं, इस टाइप की, ये आपकी चौकोर किचन होती हैं। नेक्स्ट है,
कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक है? व्यक्तिगत समूह तकनीक, सामूहिक तकनीक, औपचारिक तकनीक, ग्राफ तकनीक। तो कार्य सरलीकरण की जो तकनीक होती है वो कौन सी होती है? औपचारिक तकनीक होती है। इसमें दो तकनीकें आपकी आती हैं जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन या फिर कार्य सरलीकरण पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दो तकनीकें बताई जाती हैं। एक तो होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो होती है जिसे हम पेन और पेंसिल तकनीक कहते हैं। औपचारिक जो है ये इसमें आपके आ जाते हैं जैसे माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण हो गया, साइकिल ग्राफ विधि हो गई। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आपके आते हैं औपचारिक तकनीक के अंतर्गत। वहीं अनौपचारिक आपकी पेन पेंसिल तकनीक हो गई, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बिजली के उपकरणों का सही चिन्ह होता है। तो बिजली के उपकरणों पर जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? ISI, एगमार्क, FPO या फिर वोलमार्क। तो कौन सा होता है बिजली के उपकरणों पर? तो बिजली के उपकरणों पर जो चिन्ह होता है वो ISI होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये जो चिन्ह होता है ये देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि गुणवत्ता नियंत्रक और पदार्थ के मानक हेतु उत्तरदायित्व होती है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए, ISI की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। काम क्या है इसका? तो जो बिजली के उपकरण होते हैं उन पर एक मानक चिन्ह स्थापित करती है ये ISI। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है। कौन करता है? बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या जीवन बीमा। तो राष्ट्रीय बचत जो पत्र जो है ये कौन जारी करता है? तो ये डाकघर करता है। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय बचत पत्र किसी भी डाकखाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस हेतु डाकखाना अधिकारी को आवेदन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य या मध्य अंत्य लक्ष्य। तो कौन सा है जो लक्ष्य का प्रकार नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए लक्ष्य का जो प्रकार नहीं है इसमें आपने देखा होगा कि दीर्घकालिक लक्ष्य भी होते हैं, अल्पकालीन लक्ष्य भी होते हैं और मध्य अंत्य लक्ष्य भी होते हैं, यानी जो मध्यम लक्ष्य होते हैं वो भी आपने देखे हैं। तो इसमें आपका जो है इसमें आपका सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। दीर्घकालीन लक्ष्य जैसे कि आपको कोई जॉब वगैरह के लिए पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले प्रिपरेशन करेंगे, आप देखेंगे कहाँ से कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देंगे, देन वो आपका बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। अल्पकालीन कैसे होते हैं? जैसे कि आपने सुबह सोचा कि हमें लंच में क्या बनाना है या डिनर में क्या बनाना है, ये आपके क्या है? ये छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जो कि अल्पकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। वहीं मध्य अंत्य लक्ष्य होते हैं जो मीडियम के हो जाते हैं, ना ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। ऑप्शन गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज़ की पूर्व की अवस्था है, गर्भावस्था के बाद होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये कब होती है? तो ये गर्भावस्था में होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये गर्भावस्था में होती है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है गर्भावस्था के बाद होती है, तो ये बाद में नहीं होती है, तो ये गर्भावस्था के टाइम पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन टिबिया, फीमर, फिबुला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो फीमर होती है। फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है जो कि जांघ में होती है, तो ये फीमर आपकी कहलाती है। वहीं टिबिया, फिबुला ये क्या है? ये पैरों के निचले भाग की होती हैं। नेक्स्ट है लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन 96.9%, 43.7%, 98% या 45%। तो कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें लार में जो पानी की मात्रा होती है वो 98% होती है। कहीं आपको ये 99 या फिर 98 पॉइंट कुछ भी मिल जाएगा, तो यानी कि 98% के लगभग ये होती है लार में पानी की मात्रा। बाकी 2% इसमें अन्य यौगिक, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम, जीवाणुरोधक हेतु ये सब इसमें होते हैं, यानी एंजाइम वगैरह ये सब 2% इसमें होते हैं। बाकी क्या होता है? पानी होता है। कहीं कहीं आपको 99.27% भी मिल जाएगा देखने के लिए, कहीं 98 भी
आपका होगा, दोनों ही आपके सही होंगे। नेक्स्ट है एंजाइम जो पके स्टार्च माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, तो कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, लाइपेज, तो ये आपका टाइलिन होता है। कहीं कहीं एमाइलेज भी आपको लिखा मिल सकता है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, उसमें पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी वहाँ पर ही पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को ही कई बार से इस तरीके से दिया हुआ है घुमा फिरा के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको देख लेना है, जो एंजाइम पके स्टार्च माल्टोज में बदलता है या लार में रहता है वो कौन सा होता है? टाइलिन आपका होता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? ऑप्शन वातावरणीय दशाएं, विपत्ति, संक्रमण, भोज्य पदार्थों की कमी। तो जो एंटीबॉडीज हैं ये किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। संक्रमण एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह वह शक्ति है जो कि मानव शरीर को रोग रोधक क्षमता व ताकत शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। संक्रमण आपको समझ आया क्या होते हैं? जो एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं वो आपके क्या हैं? एंटीबॉडीज के विरुद्ध जो लड़ते हैं वो आपके संक्रमण होते हैं। नेक्स्ट है, तो ये आपके 20 MCQ पूरे हो गए। और आपको ये बताना था कि जो टेलीग्राम पे लिंक है वो मैंने आपको लिंक भेजा था, ठीक है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इससे पहले वाली में, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हैं इसलिए वहाँ से वो ओपन नहीं हो पा रहा है। यदि आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो आप होम साइंस वर्ल्ड के नाम से सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक भी लगी हुई है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और यदि किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और रही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात, तो मुझे भी लगता था कि मुझे शायद एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, व्याख्या देनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ोन से ही अभी रिकॉर्ड करती हूँ वीडियोज़, तो वहाँ पर लिखने की थोड़ी दिक्कत होती है, स्क्रीन छोटी होती है, आप समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए अभी मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद व्याख्या भी आपको देनी चाहिए। तो नेक्स्ट जब भी हम MCQ सॉल्व किया करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको व्याख्या सहित MCQ वहाँ पर करा दिया करूँगी। बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपने पूछे थे उनकी भी आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।